नगर गोरखपुर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नई शिक्षा नीति, परिप्रेक्ष्य और संभावनाएं उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में विषय पर आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन और तृतीय सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। यह विदित है कि यह 2 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर के अमर शहीद बंधु सिंह जी की पावन स्मृति में आयोजित हो रहा है। आज ही के दिन 12 अगस्त 1858 को गोरखपुर अलीनगर में क्रूरता का परिचायक ब्रिटिश सत्ता द्वारा क्रांतिवीर मां भारती के अप्रतिम योद्धा बंधु सिंह जी को फांसी दी गई थी। अमर शहीद बंधु सिंह की वीरता की कहानी पूर्वांचल के युवाओं को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र समर्पण की प्रेरणा देता रहा है। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में बंधु सिंह जी ने जिस अदम्य साहस और जिस अभूतपूर्व युद्ध कौशल द्वारा सशक्त अंग्रेजी सेना को महीनों तक पराजय की स्थिति में रखा, वह आज भी मिसाल के रूप में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज करमहा सरदार नगर गोरखपुर की तरफ से मैं हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि निवेदित कर रहा हूं। आदरणीय बंधुओं, आज जब संपूर्ण विश्व की संपूर्ण व्यवस्था पुनर्निर्मित हो रही है, बदलते वैश्विक व्यवस्था में चुनौतियों का अनगिनत क्रम आयोग, ऐसे में भारत ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार करते हुए लागू करने की पावन घोषणा बहुत उम्मीद लेकर के आया है। फिलॉसफी से प्रैक्टिकल तक की इस यात्रा से यह शिक्षा नीति भारत की जरूरतों को पूरा करते हुए पूरा विश्व को टेक्नोलॉजी और टैलेंट देने की सर्वथा सक्षम होगी, ऐसा विश्वास है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक से लेकर के वर्चुअल लैब का कॉन्सेप्ट तक की लंबी यात्रा के विविध आयाम पर विमर्श हेतु आयोजित 2 दिवसीय ऑनलाइन संगोष्ठी के तृतीय सत्र में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के सम्मानीय कुलपति आदरणीय प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य से आदरणीय प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी शिक्षा शास्त्र विषय की मूर्धन्य विद्वान आचार्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आपका विमर्श इस दृष्टिकोण से और भी मूल्यवान हो जाता है। प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी का अध्ययन अध्यापन में बनारस जैसे ज्ञान की नगरी में हुआ है। इस नगर की विद्वता की छाया प्रोफेसर कल्पलता जी के शैक्षिक जीवन तथा आचरण व्यवहार में प्रतिक्षण प्रतियुक्ति होता रहा है। परम आदरणीय प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी जैसे शिक्षाविद, कुशल प्रशासक, माननीय कुलपति को आज हम सब अपने मध्य पा करके हर्षित और आह्लादित हैं। मैं शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज की ओर से सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर कल्पलता जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े सभी श्रोतागण, इसमें जुड़े सभी आचार्यगण, प्राचार्यगण, मैं सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े डॉक्टर प्रदीप राव जी और भी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। सहित समस्त प्रतिभागीगण का भी स्वागत कर रहा हूं। नई शिक्षा नीति परिप्रेक्ष्य एवं संभावनाएं
उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने हेतु मैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के सम्मानीय कुलपति आदरणीय प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी से सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि सम्मानीय प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी सादर। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं आयोजकों को बहुत कहती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया और इस समय बहुत अधिक आवश्यकता थी। समस्त आयोजक गण को मैं शुभकामना देती हूँ और जो आपका महाविद्यालय है उस महाविद्यालय के भी प्रगति की सतत कामना करती हूँ। जो आज का विषय है वो है नई शिक्षा नीति, वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं संभावनाएं उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में। कनेक्शन अनस्टेबल है। जब मैं ये बात करती हूँ नई शिक्षा नीति की और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जब मैं बात करती हूँ तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिस पर पहले विचार करना अत्यंत आवश्यक है। क्या विचार करना होगा? इसमें सबसे अधिक विचार करने की यह आवश्यकता है कि शिक्षा क्या है, वस्तुतः शिक्षा क्या है, किसे हम शिक्षा कहेंगे। अगर शिक्षा के सारे डेफिनेशन, सारे उदाहरणों को, सब परिभाषाओं को देख लिया जाए तो निचोड़ एक ही आता है कि शिक्षा का अर्थ है सकना, कर सकना, सामर्थ्यवान बनना, सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न करना, उसे हम शिक्षा कहते हैं और उसी संदर्भ में हम शिक्षा की परिभाषा को देते हैं। गांधी जी ने एक इसकी बड़ी कंप्लीट डेफिनेशन दी है शिक्षा की और उन्होंने कहा है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। जिसकी बात होती है हेड, हार्ट और हैंड की बात। ये सामर्थ्य अर्जित अगर कर ले तब वो शिक्षा है। जिसके पढ़ाने से, जिसको समझाने से, जिसके ग्रहण करने से व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य हो जाए, सामर्थ्यवान हो जाए व्यक्ति, तब वो शिक्षा है, नहीं तो शिक्षा नहीं है। सामर्थ्यवान किस तरह से होगा? सामर्थ्यवान तीन तरह से होगा। संज्ञानात्मक दृष्टि से सामर्थ्यवान, भावात्मक दृष्टि से सामर्थ्यवान और कौशल की दृष्टि से सामर्थ्यवान। अर्थात संज्ञानात्मक माने हेड, भावात्मक माने हार्ट और कौशल माने हैंड। जब तक इन तीनों का समन्वयन बहुत अच्छी तरह से कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, कोई विद्यार्थी नहीं कर पाता है, कोई युवा नहीं कर पाता है, तब तक वह शिक्षित नहीं है। डिग्रीधारी जरूर है, डिग्री जितनी भी इकट्ठी कर लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिग्रीधारी व्यक्ति नहीं है। अब शिक्षा क्या करती है? सामर्थ्यवान बनाती है, ज्ञान समाज की स्थापना करती है, मूल्यों की स्थापना करती है, सकारात्मक अभिवृत्तियों की स्थापना करती है, नैतिकता का समावेशन करती है, कुशलता अर्जित कराती है और विवेक, सृजनशीलता, संरचनात्मकता, जिज्ञासा, मानवीय संवेदना से युक्तता, समावेशन, दृढ़ता, लक्ष्योन्मुखता, उसमें अद्भुत एवं विशिष्ट संतुलन। यदि ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं तभी वह वस्तुतः शिक्षित है। और कोई भी नीति यदि बनती है किसी भी राष्ट्र की तो उसमें इन सब गुणों का होना आवश्यक है, तभी वो शिक्षा नीति मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि जो शिक्षा नीति है वो कैसे मानव का निर्माण करे, किस तरह का मानव का निर्माण कर रही है? ये राष्ट्रभक्त नागरिक का निर्माण, चराचर के प्रति संवेदनशील, प्रकृति के प्रति अनुग्रह से भरा हुआ, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधि शांति, वनस्पति शांति, सर्वभूत शांति, ऐसी बात जो सोच सकता हो, जिसके अंदर उतर गई हो ये बातें, वसुधैव कुटुंबकम को जो आत्मसात किए हुए, व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि से जो एकात्म होने का यदि सामर्थ्य अर्जित कर लेता है तो मेरी दृष्टि में या वस्तुतः शिक्षा की दृष्टि में वही शिक्षित है। यदि अपने राष्ट्र की चित्त के अनुरूप मनोभूमि बनाने में शिक्षा समर्थ है तो वह वस्तुतः शिक्षा है, अन्यथा वह शिक्षा नहीं है, डिग्री धारण है। सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। यदि यह विवेक जगा दे शिक्षा तो वह सार्थक है, सामर्थ्यवान दृष्टि से सार्थक है, नहीं तो निरर्थक है शिक्षा। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है? अगर आप सब तो उसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। यदि आप ये देखें
कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा कैसी है, तो जो कुछ अभी कहा गया उसके ठीक विपरीत है शिक्षा। कैसी है? हम जितनी उपाधियां प्राप्त करते जा रहे हैं उतने स्वकेंद्रित होते जा रहे हैं, आगे कुछ सोचते नहीं है, अपने बारे में सोचते हैं, ना अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं, ना अपने समाज के हित के बारे में सोचते हैं, परिवार के हित में सोचते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते। हम अपने अपने पर केंद्रित हो जाते हैं, स्व केंद्रित हो जाते हैं। दूसरी जो संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य की स्थिति है, कॉग्निटिव डोमेन जो है, उसकी यह स्थिति है कि ज्ञान समाज बनाना चाहिए शिक्षा के द्वारा, लेकिन हम ज्ञान समाज बनाने का सामर्थ्य नहीं रख रहे हैं। एमए पास लड़का है और भी बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त हुई है उसको, विद्यार्थी है, लड़का लड़की दोनों, कहती हूँ नहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, दोनों जो भी है, एक एप्लीकेशन भी लिखने को दो तो ज्यादातर लोग जो है उसमें गलतियां करते हैं। ये गलतियां केवल विद्यार्थी की नहीं है, अध्यापकों की भी। हम ज्ञान समाज की स्थापना करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। हमारा GER जो है, ग्रॉस एजुकेशन रेशियो जो है, वो 26.4% है और उसको 2035 में हम 50% करना चाहते हैं, लक्ष्य है। पूरा हो जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन ज्ञान समाज स्थापित होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कोई किसी प्रकार का कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि ये जो शिक्षा चल रही है वर्तमान में वो ज्ञान समाज को भी स्थापित कर सकती है, या डिग्रीधारी विवेक शून्य समाज स्थापित होगा, ये कुछ तय नहीं है। विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा संस्थानों के अंदर और बाहर अगर आप जाके एक बार ठहरे खड़े हों, युवाओं को ऑब्जर्व करें, तो उनके प्रति एक अजीब ढंग का एक उदासी उनके चेहरे पर दिखती है और लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो कितना अंदर से अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त है, ये समझ में नहीं आता है। एक अजीब सी बेचारगी उनके चेहरे पर। और दिक्कत क्या होती है, वो बेचारगी क्या करती है, वो कहती है कि ये बेचारगी क्या करती है कि ये उसको नहीं मालूम है, भविष्य के प्रति आश्वस्त वो नहीं है कि उसको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, और जीवन ऐसे ही निर्देश चला जाता है। मैंने एक बार एक विद्यार्थी से पूछा कि तुमने BA में ये सब्जेक्ट क्यों लिया, क्या प्लानिंग थी तुम्हारी आगे? तो बोला कि यही मिल गया, भैया इसी सब्जेक्ट में पढ़े थे, नोट्स था, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया। अब आप बताइए, जो भविष्य के प्रति इतना सोया हो, जिसको भविष्य के प्रति ये नहीं मालूम है कि उसे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, लक्ष्य ही तय नहीं है, इस तरह की स्थिति जब हो तो युवा जो है वो, हम जो शिक्षा नीति है उस पर पुनर्विचार करने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। कारण क्या है इसके पीछे, इस तरह की स्थिति क्यों आई है? इसके पीछे अगर आप कारण देखें तो हमको जाना पड़ेगा समस्त शिक्षा प्रक्रिया पर जो इस समय चल रही है, स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के पूर्व जो थी। औपनिवेशिक काल के से आज तक जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आया है, लेकिन जो विजन है, जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो सोच है, वो 19वीं शती के मध्य में बोए गए बीज से उगा एक ऐसा विशाल वृक्ष हो गई है शिक्षा, जिसमें जो फल लगे हैं वे उस बीज के अंदर इंजेक्टेड उस दवा का प्रतिफल है, जिसके अनुसार जो इंग्रेडिएंट उसके अंदर हैं वो क्या है, उसके अनुसार मैं कोट करती हूँ, अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर, मैं अंडरलाइन करती हूँ, a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and in intellect, who could in their turn develop the tools to transmit Western learning in the vernacular languages of India. ये वो लोग हैं जो भारत को इंडिया कहते हैं और इंडिया होने में ही विश्वास करते हैं। उन्हीं की दुर्भाग्य ये है कि इतने वर्ष हो गए हैं कि कम से कम 3 पीढ़ियां बदल गई हैं और 3 पीढ़ियों के जीन्स में शिक्षा ये आ गई है कि शिक्षा मतलब ये है कि अपने घर रंग हमारा रहे, रूप हमारा रहे, लेकिन सोच, विचार, भावनाएं जो कुछ भी हो वो इंग्लिश पीपल के प्रति हो या दूसरे के प्रति, पश्चिमी शिक्षा के प्रति हो। तो जब ये सोच है हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के मध्य में, ये सोच, ये विजन है, तो निश्चित रूप से उससे जो पेड़ उगेगा, जो फल निकलेंगे, वो फल अवश्य ही इसी प्रकार के निकलेंगे, जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि उनकी नींव कहाँ पर है और मालूम कि उनका आकाश कहाँ पर है। तो ये दोनों चीज, हेलो, उनके दोनों चीजें जो हैं वो पता नहीं रहेगी
और इसीलिए त्रिशंकु की तरह की स्थिति हो गई है। युवा की इस तरह की हो गई है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो किधर जाए, क्या करे। ये जो दिक्कत कहाँ है, हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, तत्कालीन जब मिली तो ये नहीं सोचा गया कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता के बारे में भी सोचें, राष्ट्रवाद के बारे में भी सोचें, ऐसे नागरिक का निर्माण करें जो राष्ट्र के हित में कार्य करने वाला हो, राष्ट्र के हित में स्वहित को त्यागने वाला हो, ऐसे नागरिक का निर्माण शिक्षा करे। इस तरह के विचार तत्कालीन नीति नियंताओं को नहीं आई। उस समय उनका पहला कार्य यह होना चाहिए था कि भारतीय मनोभूमि तैयार करें, जिस पर जो वृक्ष शिक्षा का पल्लवित पुष्पित होगा, उस पर जो फल लगेंगे वो भारतीयता के प्रति उन्मुख होंगे। ये विचार नहीं आया। अपनी राष्ट्रीय चिति के अनुरूप शिक्षा का बीज बोना था, नहीं बोया। स्वतंत्रता के बाद कई कमीशंस बने, राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन। और कोठारी कमीशन के तो बड़ी एक मजेदार बात भी है कि कोठारी जी से बहुत सालों बाद पूछा गया, 20 वर्ष बाद पूछा गया कि अगर आपको इस कोठारी कमीशन को फिर से जाना, रिविजिट करना हो, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या परिवर्तन करेंगे? कि मैंने उसमें एक चीज दे दिया था, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, जबकि वहां होना चाहिए था एजुकेशन फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर बन जाता तो नेशन अपने आप ही बन जाता। वो मैं नहीं कर पाया, इसका मुझे दुख है। तो ये एक बहुत ही सही और सटीक व्याख्या हुई थी। बहुत से अच्छे सुझाव हुए तीनों कमीशंस के, और भी उसके बाद जो कमीशंस बने, कमिटीज बने, सुझाव में कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुझाव जो था उस पर अमल नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जो उसकी दृष्टि थी, उसके अंदर जो दृष्टि थी वो वही पश्चिमी दृष्टि थी जो औपनिवेशिक काल के प्रारंभ में मैकॉले ने दृष्टि दी थी या आरोपित की थी। क्योंकि हम संभवतः सांस्कृतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चिति और उसके गौरवशाली विराट को अंग्रेजों ने जो दृष्टि दिखाई थी उसी दृष्टि से देखते रहे, और ये विराट जो है वो दैवीय विराट नहीं हो गया, ये आसुरी विराट में बदल गया। इस महान राष्ट्र के प्राणवायु एवं ऊर्जा उससे लेते हुए भी उसके प्रति गौरव और अभिमान से नहीं भर सके। ये हमारी शिक्षा नीति की या समस्त कमीशन की ये सबसे बड़ी विफलता मैं मानती हूँ। ऐसे शिक्षितों का निर्माण हम नहीं कर सके जो राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय चिति के अनुरूप, राष्ट्रीय विराट के अनुरूप कार्य कर सके। ऐसे शिक्षितों का निर्माण हम नहीं कर सके। सन 1968 में नई शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा नीति, 1992 में उसमें जो सुधारात्मक उपाय हुए थे वो, और उसके बाद कई शिक्षा नीतियों और छोटी कमेटीज और बस्ता का बोझ कम करो और ऐसे करके बहुत सी कमेटीज और विचार हुए, और उसके 34 वर्षों के मंथन के बाद ये एक घोषणा की गई इस नई शिक्षा नीति 2020 की। यह शिक्षा नीति किन बिंदुओं पर पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों से भिन्न है, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है, और कैसे ये आगे हेल्प करने वाली क्या संभावनाएं छुपाए हुए हैं, इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। अब कोई भी योजना अगर ले लें जीवन में, किसी भी योजना को, कोई भी नीति, कोई भी संस्थान, यदि उसको नटशेल में जानना हो, छोटे में जानना है, सार रूप में जानना हो, तो उसका विजन पढ़िए, मिशन क्या है ये जानिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, कवरेज एरिया क्या है, और इम्प्लीमेंटेशन या फॉलो अप एस्पेक्ट क्या है, क्या स्ट्रेटेजी बनाया है उसने। इस पर यदि आपने फोकस किया तो ये फोकस जो है वो सबसे अच्छा फोकस हो सकता है। किस प्रकार नियोजित किया गया ये समूह को, यह जानना अत्यंत आवश्यक है, और मैं इस पर प्रकाश डालती हूँ और इससे बहुत सी बातों को क्लियरली सोचा जा सकता है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। आप अगर इस समय रेट देखें अपराध की, तो आप ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों में अपराध की प्रवृत्ति अधिक है इन कंपैरिजन टू विलेजर्स जो गांव में रहते हैं, जो सिंपल हैं, जो जिनकी लिविंग अभी भी सिंपल है, उनमें अपराध कई प्रकार के होते हैं। नैतिक अपराध, मनोवैज्ञानिक अपराध, फिजिकल जो है क्राइम्स, बहुत तरह के क्राइम होते हैं। तो इस तरह की बातें मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन सभी क्राइम्स को अगर आप सोचें तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि शैक्षिक प्रणाली के से उद्भूत हैं ज्यादातर जो होते हैं। आप देखिए, अगर उसका डेटा आपको मिल जाए तो ये देखिए, तो आपको खुद समझ में आएगा। जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, कौन ऐसे अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्क संगत विचार
और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो, नैतिक आधार हो। अब आप ये बात सुन के मुझे बताइए कि अभी की शिक्षा नीति को आप आकलन कीजिए और हम जिनको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बारे में सोचिए कि क्या ये इस पर अधिकतर लोग क्या इस पर खरे उतरते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना, प्रोडक्टिव। हमारी शिक्षा नीति या हमारी जो अभी तक की शिक्षा नीति वह ऐसी रही है कि बच्चा निकल के बेरोजगार घूम रहा है, स्वरोजगार को अस्पृश्य मान रहा है और किसी तरह से जो कुछ भी उसने सीखा है उसका दैनिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में प्रयोग करने में वो सक्षम नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, इसमें ऐसे का निर्माण करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे। जो आज सारी लड़ाइयां हैं, सब कुछ है, उसके पीछे क्या है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। बांट के बाद में वसुधैव कुटुंबकम का भाव कहीं दिखता नहीं है। ये नहीं लगता कि व्यष्टि समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि से एकात्मता है कहीं पर भी। और ये बात कहीं दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म जो दर्शन है उसमें जुड़ी हुई है ये बात। अब यदि विजन की बात करें, आप किसी भी संस्था को देखें तो विजन होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। तो शिक्षा नीति में विजन क्या लिखा है देखिए, इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है। और ये जो भारतीय मूल्यों से विकसित शब्द है यही इसको अनूठा बना देता है, यूनिक बना देता है। और पहली बार इस तरह से खुलकर, बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना वो जो मैकॉले के पुत्र हैं उनके भय से इस तरह की बातें कही गई कि ऐसी भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। ये स्वर्णिम वाक्य है और यदि ये सफल हो जाती है शिक्षा नीति तो देश में वो परिवर्तन होगा जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा, जिसका सपना हम लोग जो राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं वो देखते हैं। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व, बहुत अच्छी बात। और मुझे ये बात इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। जो राष्ट्र, जिस राष्ट्र का नागरिक अपने राष्ट्र पर गर्व नहीं कर सकता है वह राष्ट्र कभी भी विकसित नहीं हो सकता। उसे नागरिक कहने का, अपने को कहलाने का अधिकार नहीं है। जो राष्ट्र की आलोचना करता है, जो राष्ट्र के पेट में छुरा भोगता है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से सहयोग या किसी भी तरह से उसको नागरिक कहलाए जाने का अधिकार नहीं है। ताकि इस वैश्विक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध हो, ताकि वो सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। नीति में यह भी परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मौलिक दायित्वों का बहुत कम जगह जिक्र हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज का। और कभी कभी तो मैंने पूछा है, मेरा एक प्रोजेक्ट है इसी फंडामेंटल ड्यूटीज पर, और मैंने टीचर्स से भी पूछा कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, तो कोई सही संख्या नहीं बता सका। और एक दो ड्यूटीज क्या है ये भी बताने में कोताही बरतते रहे, नहीं समझ में आता था, इधर उधर झपकते रहे। मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। ये बहुत अच्छे सुविचारित शब्द हैं, बहुत विजनरी डॉक्यूमेंट है। इसी एक ये जो पैराग्राफ है ये विजनरी डॉक्यूमेंट प्रूव कर देता है कि ये नई शिक्षा नीति एक विजनरी डॉक्यूमेंट है। इस विजन को यदि आप गहराई से देखें तो ये शिक्षा नीति को पूरी तरह से ये भारतीय विजन है, ये भारतीय शिक्षा नीति है। ऐसा लगता है कि जो उस समय की शिक्षा नीति थी, औपनिवेशिक शिक्षा के पूर्व की शिक्षा व्यवस्था जो थी, जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, जो औपनिवेशिक शिक्षा के पूर्व के भारत की शिक्षा थी, कमोवेश उस तरह की शिक्षा के बारे में एक कल्पना इस शिक्षा नीति में की गई है, जो कि अत्यंत प्रशंसनीय है। जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है
तो जब हम आप यहाँ पर हमको पूरी तरह से अपने को वहीं पर कंसंट्रेट करना है, उच्च शिक्षा जैसा आपका विषय है, लेकिन जब तक हम नींव की बात नहीं करेंगे तब तक हम पल्लवन और पुष्पन की बात किसी वृक्ष की नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्तित्व रूपी वृक्ष की भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात विद्यालयी शिक्षा की मुझे दिखी वो 5+3+3+4 की है। आंगनबाड़ी को जुड़ा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ECC जो है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये जो है इस आधारशिला को मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। इसमें शिक्षा को, पाठ्यक्रम को पूरी तरह से पुनर्संरचित करना और NCPF ECC बनाने का कार्य NCERT को दिया गया है, और यदि समयबद्ध चरणों पर यह कार्य किया जाएगा और यदि ये नियोजित ढंग से, ठीक ढंग से प्रत्येक वर्ष का विवरण देते हुए यदि कार्य जैसा शिक्षा नीति चाहती है, यदि ऐसा हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। नींव अगर मजबूत होगी, बचपन से ही उन्हें राष्ट्रभक्ति सिखाई जाएगी। मैं यहाँ एक उदाहरण आपको देती हूँ। मैं एक बार विदेश प्रवास पे गई थी और वहां पर रूस में, मॉस्को में मैं गई थी, और वहां 5 वर्ष का एक बच्चा था और उसने वो एक रैपर खोला, कोई ये टॉफी थी या कुछ था, उसने खाया और रैपर उसने कहीं फेंका नहीं, अपने बस्ते में रख लिया। और हमारा और उसका स्टॉपेज एक ही था, हम लोग जब उतरे तो उसने रैपर वहां जाके डस्टबिन में डाला। ये 1991 की बात है, जब हम सड़क पर केला फेंक देते थे छिलका और कोई गिर जाता तो आनंद में भर जाते थे। ये उस समय की बात है। ये इस तरह का परिवर्तन होता है अगर समाज में ऐसी नींव शुरू से डाल। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो आदर्श है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इस तरह की नींव डाले जाने से भारतीय मनोभूमि तैयार हो सकती है। शिक्षा के अंतर्गत आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाना, ये कहाँ से है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। 5 पर है ये, 5+3 8 साल तक के लिए है। कला समन्वय, अनुभव आधारित अधिगम, पाठ्यक्रम को संचित करना, बस्ते का बोझ कम करना, भारतीय कला और संस्कृति का शिक्षण। मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है, अरे क्या देश है, कुछ नहीं है यहाँ, इंडिया कभी नहीं सुधरेगा। अरे नहीं सुधरेगा तो तुम हो क्यों यहाँ पे? तुमने सुधारने में क्या किया? तुम्हारी भूमिका क्या थी सुधारने में? क्या तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है? एक वोट देने की एवज में क्या पूरा देश उन्हीं की जिम्मेदारी है? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये प्रश्न तभी वो बालक पूछ सकेगा जब 5+3+3+4 से बढ़ेगा आगे, और तब ये प्रश्न वो हर उस व्यक्ति से पूछेगा और स्वयं से भी पूछेगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारा दायित्व क्या है। दिक्कत ये है कि हमने जो है वो बहुत दिनों से, इतने दिनों गुलामी में रहे कि जैसे ही अधिकार हमें मिला तो अधिकार को, स्वतंत्रता को हमने उस श्रृंखलता के साथ जोड़ दिया और भूल गए कहीं कि दायित्व जब तक नहीं होता तब तक अधिकार नहीं आते हैं। अधिकार प्राप्त करने का रास्ता हमेशा कर्तव्य की तरफ से होकर जाता है। इस बात को यह शिक्षा नीति बड़ी अच्छी तरह से बताती है। इस शिक्षा नीति में पहली बार अंग्रेजी के कठोर पाठ में, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो बड़े विद्वान हैं, विदुषियां हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो चुपचाप डरे सहमे एक तरफ बैठे हुए हैं, और जो कुछ बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं वो उन पर प्रभुत्व जमाए हुए हैं, उन पर अपने को पूरा समझे हुए हैं। और वो बेचारा जो ग्रामीण परिवेश है या ऐसा परिवेश है जहाँ बहुत अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं मिली, वो उतना नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, वो ज्यादा आपसे मॉरल है, ज्यादा उसके अंदर जो है वो नैतिकता है, लेकिन वो चुप है क्योंकि वो भाषा पर, आपके जो भाषा है, जो तथाकथित आपकी, जिसको आपकी भाषा थोपी गई भाषा है, उस पर उसका नियंत्रण नहीं है। और बड़े गर्व से लोग कहते हैं कि हिंदी तो हमें ज्यादा अच्छी तरह नहीं, मेरा बच्चा हिंदी में फेल हो जाता है, हिंदी नहीं आती उसको, लेकिन बड़े उससे कहते हैं अंग्रेजी में बड़ा अच्छा नंबर पाता है और उसी में फूले नहीं समाते हैं। अपने देश की भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी पहचान है वो हमारी, उस पर जो इतनी अच्छी तरह से इन्होंने कहा, देखिए बहुत अच्छा शब्द लगाया है, अपनी भाषा, पहचान, संस्कृति, परिवेश, कलाएं, संस्कृत का महात्म्य, राष्ट्रीय एकीकरण आदि अत्यंत आवश्यक, राष्ट्र एवं राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र के प्रति दायित्व का अनुभव कराने वाली यह जो शिक्षा है, वो जो छोटे बच्चों को कराने वाले, किस माध्यम से? संगीत, खेल, नाटक, प्रतियोगिता, परियोजनाएं, विजिट्स, इसके माध्यम से जो बच्चों को बहुत ही शुरू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बच्चों के अंदर ये चीज अगर डाल देना, ये मूल्य विकसित कर देना, ये जो कहा जाता है उसको ओरिएंट कर देना, उनको ये अंतर्निवेशन कर देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
जो इस शिक्षा नीति की रीढ़ की तरह से, नींव की तरह से है। इस प्रकार व्यक्तित्व की नींव यदि विद्यालय शिक्षा में पड़ जाती है तो बालक एक बदले कलेवर के साथ उच्च शिक्षा में तैयार हो जाता है उच्च शिक्षा के लिए, और उच्च शिक्षा का पूरा लाभ प्राप्त कर लेता है। अभी जो बालक जा रहे हैं अधूरे व्यक्तित्व के साथ जा रहे हैं, उसमें उनका दोष नहीं है, शिक्षा नीति का दोष है। हम जो बढ़ा रहे हैं उसको, वो समाज से उन्हें अलग कर रहा है, समाज के साथ उन्हें जोड़ नहीं रहा है, उनको बाबू बना रहा है। वर्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था जो संज्ञानात्मक कौशल के विकास पर कम बल देती है, विषयों का कठोर विभाजन करती है, सीमित शिक्षक, संस्थागत स्वायत्तता में बड़ी कमी, उच्च शैक्षिक संस्थानों की कमी, संबद्ध महाविद्यालयों का संजाल जिसमें बहुत कम महाविद्यालय हैं जो खरे उतरते हैं अपने अप्रभाविक विनियामक प्रणाली के कारण जो गुणवत्ता पर जो चोट पहुंची है, उस चोट को दूर करके एक नए जोश के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों के पुनर्गठन एवं ज्ञान समाज बनाने की दिशा में यह शिक्षा नीति प्रतिबद्ध लगती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं अब बात करूंगी और उच्च शिक्षा के संदर्भ में बात करूंगी। जो इन्होंने विश्वविद्यालयों की और महाविद्यालयों को, उच्च शिक्षा को 3 कैटेगरी में उच्च शैक्षिक संस्थानों को बांटा है, उसमें एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी, एक जो है वो टीचिंग बेस्ड यूनिवर्सिटी, रिसर्च वो भी करेंगे, टीचिंग ये भी करेंगे, एक दूसरे में जा सकते हैं, जो अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, और ऐसे महाविद्यालय जो स्नातक स्तर पर शिक्षा देंगे, जिनकी क्वालिटी में दिनों दिन इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, और उसके बाद वो स्वायत्त शासी भी महाविद्यालय बन सकते हैं, ऐसी योजना भी है। बहुविषयक स्नातक शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई है, और ये कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थान है, जो स्टैंड अलोन शिक्षण संस्थान थे, जो केवल एक ही विषय को पढ़ते थे, उसमें मेडिकल को छोड़कर और लीगल विधि को छोड़कर बाकी सब जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। इसकी आलोचना भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा होगा तो क्या होगा, डायल्यूशन हो जाएगा। नहीं, डायल्यूशन नहीं होगा। डायल्यूशन इसलिए नहीं होगा कि जब आपको किसी दूसरे विषय में विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ेगी तो आपके परिसर में वो विषय विशेषज्ञ उपस्थित होगा, उपलब्ध होगा, और आप उसकी सहायता से दूसरे कोर्सेज को भी लाभान्वित कर सकते हैं। इसमें जो विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि करने के लिए पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन आदि में युगानुकूल परिवर्तन करने की भी बात बहुत अच्छी तरह से कही गई है। और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम जो है, इसमें इतनी, अगर ये कायदे से लागू हो जाए, जो कि हमेशा प्रश्न चिन्ह रहता है, लेकिन इस शिक्षा नीति में संभावना बनी है क्योंकि क्रियान्वयन के एस्पेक्ट्स पे यहाँ पे बहुत अधिक बल दिया गया है। तो यदि लागू हो जाए तो ये जो है और बहुत अच्छी तरह से संस्थागत पुनर्गठन की जो स्थिति है, HI क्लस्टर्स जो है, नॉलेज हब है जिसमें 3000 से अधिक विद्यार्थी का पढ़ेंगे, इस तरह की चीजें जो हैं यदि ये हो जाती है, और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम में जब उसका मन करे तो वो क्रेडिट ले ले सर्टिफिकेट कोर्स का, इंजीनियरिंग या मेडिकल का छात्र हो, अगर वो कला में, फाइन आर्ट्स में जाना चाहता हो, वहां से भी ले सकता है। मल्टीपल अभी पढ़ रहा है, कुछ दूसरा पढ़ने का मन हो, वहां चला जाए, फिर आ जाए, इसमें क्रेडिट्स को जोड़ लिया जाए। ये सब चीजें ये शिक्षा को और संरचनात्मक दृष्टि से ये विस्तार देती हैं, और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति जब पढ़ता है तो एक ही विषय में कन्फाइंड हो जाता है, फिर दूसरे विषयों के बारे में वो नहीं जानता। कोई इंजीनियरिंग का छात्र गिटार अच्छा बजाना चाहता होगा लेकिन वो नहीं बजा पाता क्योंकि ऐसी स्थिति होती है कि वो उससे दूर नहीं जा सकता, निकल नहीं सकता, उसको परमानेंटली वहां जब तक वो कोर्स चलता है उस ड्यूरेशन में उसको प्रेजेंट रहना है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये मैं इसको मानती हूँ। और जो यहाँ खूबसूरती है शिक्षा नीति की वो क्या है, देखिए उन्होंने कहा है कि प्राचीन विश्वविद्यालयों, और सबका नाम लिया है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सबका नाम लिया है वहां पर, और ये कहा है कि प्राचीन विश्वविद्यालयों में ये प्रैक्टिसेस होती थी, उच्च स्तर के शोध होते थे। ये बताना बहुत अधिक आवश्यक है। क्यों बताना आवश्यक है? क्योंकि जब यहाँ 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई उस समय उन्होंने कहा कि ये जो 3 यूनिवर्सिटी थी 1857 के बाद 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, कलकत्ता और बम्बई और मद्रास की, उसमें उन्होंने ये बात कही कि ये जो है ये किस पर बेस्ड होंगी, जो लंदन की यूनिवर्सिटीज उस पर बेस्ड होंगी। तो यूनिवर्सिटी हमारी जब बनी तो वो भी, उसका भी जो मूल था वो उन पर बेस्ड थी, जबकि वहां कुछ था ही नहीं। और हमारे यहाँ इतनी प्राचीन समृद्ध परंपरा थी विश्वविद्यालयों की, लेकिन अपने को हीन समझने और हीन कर देने का, भारतीयों को हीन कर देने का
तिलक ने बड़ी लड़ाई लड़ी इसके लिए, लेकिन अपने को हीन कर देने की, भारतीयों को समाप्त कर देने की, क्योंकि वो जानते थे। मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी द ब्यूटीफुल ट्री का। अगर आप लोग को विस्तार से पढ़ना हो कि कैसी शिक्षा व्यवस्था हमारी थी पहले, तो जरूर पढ़िए। धर्मपाल जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है शैक्षिक जगत का, जो उन्होंने इस पर किताबें लिखी हैं। द ब्यूटीफुल ट्री इसमें एक मिसाल है वो किताब। तो अगर पढ़ें और तो आपको पता चलेगा कि हमारा गौरवशाली अतीत जो है वो कितना बढ़िया था। अब प्राचीन मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा दी जाती है, रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी, टीचिंग बेस्ड अंडर ग्रेजुएट, जो मैंने आपको बताया। एक उच्चतर गुणवत्ता युक्त संस्थान, जो एक अगर अच्छी संस्था कोई है उच्चतर गुणवत्ता युक्त है, तो वो दूसरी संस्थाएं जो कम गुणवत्ता युक्त हैं उनको भी हेल्प करेंगी, उनकी मेंटरिंग करेंगी और उनको भी आगे ले चलेंगी। जैसे ये जो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, दोनों पकड़ के चलेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सुखिनः भवन्तु। ये जो भाव है, इस भाव के साथ शिक्षा व्यवस्था यदि चले तो वस्तुतः भारतीय शिक्षा व्यवस्था होगी जो इस शिक्षा नीति में दिखती है। एक बात और कही गई है कि 2040 तक, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, टाइम बाउंड प्रोग्राम्स तय हुए हैं। 2040 तक सभी HEIs का उद्देश्य स्वयं को बहुविषयक संस्थानों के रूप में विकसित करना होगा, जिसमें कम से कम 3000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हों। यहाँ पर जो नई अभी शिक्षा व्यवस्था है, हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो ODL है, उस पर भी बल दिया गया है। और ये कहा गया है कि इसमें जितना अच्छा हो सके, इसको जितना इंटरनेशनल लेवल का ODL जो लर्निंग हम करें अपनी, और इग्नू इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और कितने देशों के साथ वो जुड़ी हुई है इग्नू, तो एक इंटरनेशनलाइज करना ODL को इग्नू ने किया है, और उसको भी हम और ज्यादा इंटरनेशनल लेवल का करें, इसके बारे में भी सोचा गया है। मतलब भारतीय मूल्यों की स्थापना से नींव मजबूत करें और अपने हाथ पांव फैलाकर जो भी बाहर से आ रहा है उसका स्वागत करें। जैसे गांधी जी ने कहा था कि हम अपने खिड़की दरवाजे खुले रखें सदा, और बाहर की जो अच्छी हवा है, बयार है, वो आने दें, उनसे सीखें, लेकिन उनका जो खराब है, जो उनका गलत है, जो आधुनिकता के नाम पर नग्नता है, उसको ना सीखें। अपनी भारतीय संस्कृति को सर्वोपरि समझते हुए उसको आत्मसात करें। ये भी कहा गया कि 15 वर्षों के अंतराल में जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा, और उनको भी ऑटोनोमस कॉलेज, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो ऑटोनोमस कॉलेज उनको दिया जाएगा। विश्वविद्यालय जो है वो सहायता करेंगे उनकी प्रगति में, उनको उच्चीकृत करने में विश्वविद्यालय अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और जो इंटीग्रेटेड और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है, इसमें लिबरल आर्ट्स जैसे फाइन आर्ट है और भी दूसरी कलाएं हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। जो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम, जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम की बात कही गई है, उसमें दूसरे सर्टिफिकेट कोर्स भी मिलेगा, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स भी मिलेगा। फिर इसके बाद एक बड़ी अच्छी बात पढ़ते समय मुझे लगी कि जैसे समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT और IIM की तरह मेरू की बात की गई। क्या है मेरू? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटीज की स्थापना की, मॉडल यूनिवर्सिटीज बनेंगी जो कि देश में बहुविषयक शिक्षा के उच्च जो मानक है उसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और यहाँ पर जो CBCS है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा आकर्षक, ज्यादा रोचक, ज्यादा ज्ञानवर्धक, ज्यादा जो है वो तीनों हेड, हार्ट एंड हेड के साथ बैलेंस करने वाला बनाया जाएगा, और उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि वो भारतीय होता रहे, भारतीय भी रहे, और साथ में अंतरराष्ट्रीयकरण भी उसका हो। अब देखिए इसमें यहाँ पर अंतरराष्ट्रीयकरण के बल के लिए इन्होंने क्या किया कि विश्व के जो प्रथम 100 विश्वविद्यालय हैं उनके भी सेंटर्स को यहाँ पर खोलने की बात की गई, और अपने सेंटर्स को, यहाँ केवल उनके सेंटर को नहीं, यहाँ गिव एंड टेक है, बराबरी है, हम नीचे नहीं है। ये भाव शिक्षा नीति हर कदम पर कहती है, बल्कि वो कहती है कि हम श्रेष्ठ हैं और विश्व को कुछ देने में समर्थ हैं। ये जो आत्मगौरव का भाव है, ये पहली बार किसी शिक्षा नीति में इतनी प्रखरता के साथ आया है, बिना भय के आया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें 100 विश्वविद्यालयों के केंद्र खोले जाएंगे, और
उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को रोजगार परक बनाने की बात है। इंटीग्रेशन होगा, जो वो 10+2 से, जो 10+2 पुराना था उसमें 5+3+3+4, जो ये जो 4 है इसी से रोजगार को जोड़ा जाएगा, उसके साथ शिक्षा के साथ इस तरह के वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ा जाएगा और अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। और एक बात, इतनी खूबसूरत बात यहाँ पर है कि ऐसे जो लोग हैं जो बहुत कुशल हैं लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, उनके भी छोटे छोटे सेशन चलाए जाएंगे और ये छोटे सेशन जो हैं वो हेल्प करेंगे कि उनसे हुनर सीखें। जो बहुत है जो बड़े कुशल हैं लेकिन उनकी जो है वो कुशलता बहुत अधिक है लेकिन डिग्री नहीं है, उनको भी संस्थाओं में बुलाया जाएगा, उनको भी पर्याप्त आदर दिया जाएगा, वो भी वहां जाएगा और ये जो है वो भी उनके साथ जुड़ेगा। और जो ऐसा वर्ग जो सब कुछ हुनर रखता है लेकिन अभी समाज की मुख्य धारा में इसलिए नहीं आ पाया है, शैक्षिक जगत की मुख्य धारा में नहीं आ पाया है क्योंकि वो डिग्री होल्डर नहीं है, लेकिन वो कुशल ज्यादा है, स्किल्ड है वो बहुत अच्छी तरह। तो ऐसे लोगों को भी जोड़ने की बात की जा रही है, स्किल्ड सेमी स्किल्ड सबको जोड़ने की बात की जा रही है। और अब मैं जो परामर्श कार्य में जो स्ट्रेस रिलीफ है, जो छात्रों को पढ़ते समय स्ट्रेस हो जाता है उसके लिए परामर्श कार्यक्रम, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए कार्यक्रम, मेरे पास उतना समय नहीं है, नहीं तो मैं इसमें विस्तार में जाती, मैं इसको टच कर रही हूँ इसको कि ये भी सोचा गया है। मतलब और अभी एक प्रश्न इसमें दिखा मुझे कि निचले वर्गों के लिए क्या, उसके लिए भी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए वित्तीय सहायता की भी बात की गई है, छात्रवृत्ति की भी बात की गई है और उनके अपलिफ्टमेंट की भी बात की गई है कि संस्थाएं समग्रता, जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है तो उसमें कोई वर्ग बना विभेद नहीं रहता, वर्ग विभेद से ऊपर उठकर शिक्षा नीति को देखा जाए और उसको पालन किया जाए, अनुसरण किया जाए। जो हमारे समाज में एक ही खराब बात आ गई है वर्ग विभेद की, वो सोची समझी रणनीति के अंतर्गत आई है, अब उसको समाप्त करने का समय आ गया है, आत्मनिर्भर भारत होने का समय आ गया है। टीचर एजुकेशन पर बहुत एम्फेसिस है और मैं आपको ये सच कहूं तो सब कुछ हो जाए, बड़े अच्छे करिकुलम बन जाए, बहुत अच्छा समयबद्ध कार्यक्रम बन जाए, ये बन जाए वो बन जाए, इसको बदल दिया जाए उसको बदल दिया जाए, सब कर लीजिए, लेकिन करेगा कौन? काम करेगा टीचर। और अगर टीचर अच्छा नहीं है तो आप लाख कोशिश करते रहे, लाख सुधारने की कोशिश करते रहे, अगर टीचर अच्छा नहीं है तो किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं है, ये मैं आपको कहूंगी। और उस पर शिक्षा नीति ने बहुत बल दिया है। यद्यपि एमएड को जो उपेक्षा दी गई है उसके प्रति मैं जरूर यहाँ कहती हूँ, मुझे वो नहीं पसंद आई बात कि एमएड को क्यों उपेक्षित रखा गया, लेकिन जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की बात की गई है, इसमें अगर मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में या मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में अगर ये खुलेगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड तो इससे लाभ ही होगा, हानि किसी हालत में नहीं होगी। विरोध हो रहा है इसका, लेकिन 2030 के बाद ये मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर्स के लिए होगी, इसमें कोई गलती ज्यादा नहीं है। बीए के बाद 2 साल का, मतलब अंडर ग्रेजुएट के बाद 2 साल का बीएड और मास्टर्स डिग्री अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में है तो 1 ईयर बीएड की बात 2030 तक की गई है। मेधावी छात्रों को एक और बड़ी खास बात है, इन्होंने कहा कि टीचर जो है वो हमेशा क्या होता है, जब सारे क्षेत्रों से पहले ये बात होती थी कि जब से सब में नहीं अटेम्प्ट कर लिया तो चलो अब टीचरी कर लेते हैं, टीचरी अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, टीचरी कर लेते हैं, तो वो जो चीज है, और कुछ लोग तो उसको और बढ़ा देते थे, फटीचरी कर लेते हैं, तो ये जो चीज है, ये जो भाव है, इस भाव से उबरने के इस शिक्षा नीति में कहा गया है। और ये कहा गया है कि ऐसे लोगों को खोजा जाए तो अत्यंत प्रतिभाशाली हो, अत्यंत उत्कृष्ट हो, अपने मेधा में उत्कृष्ट हो, जो नेतृत्व में उत्कृष्ट हो, जो किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने में उत्कृष्ट हो, जो योजनाएं बना सकते हैं, जो संस्थाओं को नेतृत्व कर दे सकते हैं, जो बुद्धिमान है, जो ऐसा संवर्ग है जो कि राष्ट्र को दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, ऐसे संवर्गों को, ऐसे मेधावी छात्रों को टीचर एजुकेशन में अवश्य आना चाहिए, इस प्रोफेशन में आना चाहिए। उसके लिए यदि छात्रवृत्ति की आवश्यकता हो, यदि कोई नियम में ढिलाई करनी हो, वो सब भी किया जाना बहुत अधिक अच्छा रहेगा यदि हम टीचर्स को अच्छा लाएं। और उसके लिए इन्होंने बहुत चीजें कही हैं, यहाँ तक कि कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इनकी परीक्षा कराई जाए और उसमें जो सिलेक्ट हो उसको करो। आपको ये मालूम होगा कि टेट की परीक्षा जो होती थी उसमें इतना खराब परसेंटेज पास होने वालों का था, उससे ये साफ लगता है कि जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो उन्हें करना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें गेहूं के साथ घुन भी पिस रही है
कि जो इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको भी लोग उसी श्रेणी में ला दे रहे हैं, जो गलत है। यहाँ पर एक और अच्छी बात कही गई है कि पीएचडी प्रवेश करता, जो पीएचडी करने वाला है, जब वो पीएचडी करेगा तो पीएचडी की अवधि के दौरान, चाहे वो किसी विषय में पीएचडी क्यों न करे, उसे टीचिंग प्रोसेस, करिकुलम निर्माण, मूल्यांकन प्रणाली, कम्युनिकेशन स्किल आदि के बारे में कुछ क्रेडिट्स पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत आवश्यक है कि हम विषय का ज्ञान तो कर लेते हैं, लेकिन शिक्षण जो पेडागोजी है उसके बारे में हम ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, टीचिंग स्किल्स के बारे में नहीं जानते, टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं। तो हमारा ज्ञान तो रहता है, कंटेंट तो हमारे पास रहता है, पर प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कंटेंट वो बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, कम्युनिकेट हम नहीं कर पाते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। उसके लिए भी बहुत सी बात कही गई। सेवारत शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की गई है, स्वयं दीक्षा, टेक्निकल प्लेटफॉर्म ऐसी की बात की गई है जिसके द्वारा किया जाए। मेंटरिंग के लिए, मेंटरिंग की बात भी यहाँ की गई है कि ऐसे योग्य शिक्षकों को पकड़ा जाए, ऐसे योग्य शिक्षकों को पकड़ा नहीं, इकट्ठा किया जाए, उनको एक जगह एकत्रित किया जाए जो सीनियर टीचर्स हों, और उसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाए जो टीचर्स की मेंटरिंग करें, काउंसलिंग करें, अगर वो स्ट्रेस में हो तो उन्हें हेल्प करें, व्यावसायिक सहायता प्रदान करें, और उनको घिसाई रंगाई उनकी बढ़िया करके उनको समाज में एक बहुत अत्यंत योग्य उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करें। ये भी एक हो सकती है बात। तो नई शिक्षा नीति ने इस संदर्भ में बहुत बातें कही हैं। बहुत अजय मिश्रा जी, आप जो कह रहे हैं उसमें टीचर एजुकेशन के प्रति नई शिक्षा नीति ने बहुत ही कई तरह की रास्ते सुझाए हैं, और उसके द्वारा मुझे लगता है यदि उसका प्रयोग किया जाए, मैं एक ही जगह असंतुष्ट हूँ कि एमएड को महत्व दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। और प्रोफेशनल एजुकेशन है, एमएड एक महत्वपूर्ण डिग्री है जिसको महत्व दिया जाना चाहिए था। विश्वविद्यालय में जो चरणबद्ध ढंग से मुख्य धारा में जो शिक्षा की मुख्य धारा है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने की बात की गई, प्रोफेशनल एजुकेशन को जोड़ने की बात की गई। अब 4 ईयर पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट में है, सर्टिफिकेट कोर्सेज हो या जो दूसरे इस तरह के कोर्सेज हो, उसको जोड़ा गया। इसके लिए एक इन्होंने कमेटी गठन करने की बात की गई, और वो कमेटी है नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये वोकेशनल एजुकेशन जो अपना मानव संसाधन मंत्रालय है, अब जो शिक्षा मंत्रालय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों में, व्यावसायिक से मंत्रालयों में, इन सबों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाएगा, और वो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा के साथ वोकेशनल एजुकेशन को भी इंटीग्रेट किया जाना आवश्यक होगा। इसी तरह से इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं जिसमें उद्योगों के साथ साझेदारी जो है, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उद्योगों के साथ साझेदारी की बात भी की गई है। साथ में इसमें राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क की बात भी की गई है, जिसमें प्रत्येक विषय, व्यवसाय, रोजगार के लिए अधिक विस्तार पूर्वक विचार करके रास्ता निकाला जाने की बात है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वो है एनआरएफ की स्थापना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, जिसमें गुणवत्ता युक्त एकेडमिक रिसर्च को मोटिवेट किया जाएगा। अभी ये दुर्भाग्य है कि अभी जो जीडीपी है उसका 0.69% ही हम रिसर्च पे यूज कर रहे हैं, जबकि यूएसए में 2.8%, इजराइल में 4.3% और साउथ कोरिया में 4.2% इस पे यूज किया जा रहा है। इसके लिए भी विचार किया जा रहा है कि इस पर और अधिक फंड्स दिए जाएं। स्नातक पाठ्यक्रम में भी अनुसंधान और इंटर्नशिप की इसका समावेश किया गया है। 4 ईयर जब आप पढ़ेंगे, 4 ईयर के साथ साथ अनुसंधान और इंटर्नशिप की बात भी आप करेंगे। और साथ में एनआरएफ जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अनुसंधानों को फंडिंग करेगा। और मैं यहाँ एक बहुत आवश्यक बात कहना चाहती हूँ कि ये केवल जो नए विषय आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इससे संबंधित जो अनुसंधानों की बड़ी आवश्यकता है, केवल वहीं ये नहीं रहेगा, ये वहां भी उतरेगा जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, जो हमारे अपने आयुर्वेद हैं, जो हमारी कला कौशल हैं, हमारी जो विद्याएं हैं, हमारी जो विधाएं हैं, हमारे जो शोध हुए हैं पुराने, हमारे जो अस्त्र शस्त्र कला विज्ञान जिसमें हम बहुत आगे थे और विश्व को सब कुछ दे रहे थे, उस पे भी उतरेंगे अंदर, और वहां पर भी रिसर्च होगी। और वो रिसर्च रह के चुप ही नहीं रह जाएगी, वो रिसर्च पूरे विश्व में फैलेगी और ये बताएंगे कि हमारी जो समृद्धि है वो क्या थी, और उस समृद्धि को
उस समृद्धि को पुनर्नियोजित करके सामने लाना हमारा दायित्व है और हमारा अधिकार भी है। इस अधिकार का हम पालन करेंगे। जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसके लिए भी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की HECI की बात की गई है, और जो अभी एक जगह रख दिया गया था UGC के माध्यम से, अब उसको अलग अलग 4 स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रूप में NHIRC जो राष्ट्रीय उच्चतर विनियामक परिषद है, ये विधि मेडिकल शिक्षा को छोड़कर सारी संस्थाओं का नियामक संस्था होगी। वित्तीय ईमानदारी, सुशासन, ऑनलाइन ऑफलाइन वित्त संबंधी मसलों का ऑडिट करना, स्वप्रकटीकरण, ये सब ये करेगी। और जो दूसरी है NSE राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये मजबूत गवर्नेंस, स्वायत्तता, स्वप्रशासन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि के बारे में ये सोचेगी। जो तीसरी है वो HEGC उच्च शिक्षा की फंडिंग और वित्त पोषण का कार्य करेगी। UGC का नाम HEGC कर दिया गया है और वित्त पोषण के बारे में ये सोचेगी। और जो चौथी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एजुकेशन काउंसिल जो विशिष्ट कौशलों को चिन्हित करेगा, लोगों में ले आएगा ये कौशल, और इसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा गुणवत्ता फ्रेमवर्क NHEQF जो है, जो NSQF नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क से संगत होगा, ताकि व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा के साथ आसानी के साथ समन्वित या इंटीग्रेट किया जा सके। इसमें यह भी है कि शिक्षा का जो व्यावसायीकरण हो रहा है शिक्षा का, उसको भी रोका जा सके और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व प्रदान किया जाए। ग्रेडेड एक्रेडिटेशन और ग्रेडेड ऑटोनॉमी सिस्टम द्वारा 15 वर्षों के अंदर, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र स्वशासी शिक्षण संस्थान बनाने के बारे में बात की जाएगी। और यहाँ पर भी एक बात कही गई, कैसे ये सब मैनेज होगा, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात की गई, और वहां पर अपने अपने क्षेत्र के जो बहुत विशिष्ट प्रतिभाशाली लोग हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा, और ये जो है ये इस तरह के ऑटोनॉमी देने और लेने का काम, ऑटोनॉमी देने का काम करेंगे। संस्थान प्रमुखों के चयन में अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई लोग इसलिए परेशान हैं और इसलिए उच्च शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि जो उनके ऊपर बैठा है वो जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, उनको वो उसके अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं। और किसी भी बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा संतरास क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये संस्था सबसे बड़ा संताप ये होता है कि वो किसी अपने से कम बुद्धि के व्यक्ति के अंडर में काम करें। ये सबसे बड़ा दुख दुनिया का होता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए। तो उसके लिए भी यहाँ प्रयत्न किया गया है कि उच्चतर शैक्षणिक योग्यता और जटिल परिस्थितियों में प्रबंधन करने के साथ साथ प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता जिनमें होगी उन्हें ये कार्य दिया जाएगा। फिर उत्कृष्टता को बढ़ाना, स्टैंड अलोन जो कृषि व्यावसायिक उच्च प्रतिष्ठान है इनको बहुविषयक संस्थान में बदलना, कृषि शिक्षा को पुनर्जीवित करना, विधिक शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। और जो एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी क्या होता है कि हम केवल एलोपैथी में रहते हैं और एलोपैथी अगर एक चीज को ठीक करती है तो दूसरी चीज को खत्म भी करने की संभावना रहती है उसमें। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो प्राचीन हमारी जो सुविधाएं थी स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ में, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, इसको भी एलोपैथी के साथ सम्मिलित किया जाए और एक ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा जाए कि इस पक्ष को दोनों सबको एक साथ मिला के रखा जाए कि यदि कोई कहीं अनुसंधान जो लिवर है, लिवर के दवा अगर हमको एलोपैथी में नहीं मिलती है तो आयुर्वेद कहता है कि पिपली खाइए, पिपली को खाइए और उसको दूध और पानी पिला के पीजिए, उसको पिपली को कूट के चूर्ण बना के उसको लीजिए तो उससे बड़ा आराम मिलता है। अग्नि जो है जठरा अग्नि को प्रज्वलित करती है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको योग के द्वारा बहुत से इलाज हो जाते हैं, जिसके लिए हम एलोपैथी में बहुत महंगी महंगी दवाएं खाते हैं और एक को ठीक करते हैं तो दूसरा डैमेज हो जाता है। इसी तरह से जो तकनीकी शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम, कोई नहीं पूरा डिग्री चला पाया, डिप्लोमा कार्यक्रम हो, सर्टिफिकेट कार्यक्रम हो, सर्टिफिकेट कार्यक्रम हो तो उसके लिए वो एलिजिबल हो उस काम के लिए, डिप्लोमा कार्यक्रम हो उसके काम के लिए एलिजिबल हो, ताकि वो कहीं अपना कुछ कर तो सके, स्वरोजगार तो कर सके, अपनी चीजों को कर सके। प्रौढ़ शिक्षा में इनोवेटिव चेंजेस लाने की बात कही, ये कहा गया कि वो प्रौढ़ हैं तो उनको मृत्यु की प्रतीक्षा में जीने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, उनको भी लाइफ स्किल से संपुष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। साक्षरता दर बढ़ाई जाए, समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जाए, इनोवेटिव चेंजेस किए जाए, बुनियादी शिक्षा
और सतत शिक्षा को पुनर्कल्पित करने की बात की गई है। मतलब हर कदम पर आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है कि जो हमारे पास था वो कहीं कम नहीं था, उसको छोड़ देना हमारी भूल थी और उसे फिर से ले लेना हमारा सामर्थ्य होगा। समुदाय एवं शिक्षण संस्थानों में एक जो रीडिंग हैबिट खत्म हो गई है, स्टडी हैबिट खत्म हो गई है, कहीं नहीं रह गई है स्टडी हैबिट। अब किताबें पढ़ता बहुत कम है व्यक्ति। अब किताबें ज्यादातर जो लोग हैं, जो पब्लिशर्स हैं, वो यही कहते हैं कि पढ़ेगा कौन इसको। और उसके साथ क्या है, जो कट पेस्ट टेक्निक हो गई है, तो किताबें इतनी निम्न स्तरीय आ रही है कि मुझे मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी आपसे। ये मेरा एक विद्यार्थी, मैं विद्यार्थी क्यों कहूँ या मेरी ही गलती है मुझे नहीं मालूम, विद्यार्थी कहीं लेक्चरर हो गया और मुझसे मिला 6 महीने बाद, उसने कहा मैंने 4 किताबें तैयार कर ली। मैंने कहा एक किताब को लिखने में 3 वर्ष से भी ज्यादा समय लगता है, 1 पेज से 2 पेज से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता, 4 किताबें कैसे तैयार कर ली? बोला कर लिया। तो मुझे लगा कि ये गुरु गुड़ रह गया और चेला तो चीनी हो गया, ये तो बहुत ही आगे बढ़ गया, 6 महीने में 5 किताबें लिख रहा है, 4 किताबें लिख रहा है। तो ये जो किताबों का स्तर है ये हमारी गुणवत्ता को समाप्त कर रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ, हो सकता है कोई बहुत बड़ा हो, बहुत ऋषि सदृश हो और वेदों को वो जो है वो आवाहन करता हो और सूत्रों की रचना करता हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह की जो किताबें छप रही हैं आजकल, उन किताबों को भी ये देखना पड़ेगा कि वो गुणवत्ता युक्त है कि नहीं है। और यदि गलत इंफॉर्मेशन देती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देती हैं, वो बहलाती हैं, तो ऐसी किताबों को भी हमें रोकना होगा और अच्छी किताबों का पब्लिकेशन अवश्य किया जाना चाहिए। एक बात और है जो महत्वपूर्ण है और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन। अगर मैं इस पे बोलना चाहूँ, बोलूंगी तो कई घंटे बीतेंगे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ पर यह बात सोची गई। भारतीय भाषाओं, संगीत, कला, हस्तशिल्प, संस्कृति, सृजनात्मक लेखक को प्रोत्साहन और इसके लिए NRF द्वारा शोध और वित्तीय सहायता भी शोध हेतु वित्तीय सहायता देने की बात भी की गई है, जो बहुत अच्छी पहल है। यदि वो ठीक से लग जाए, लागू हो जाए तो बहुत अच्छा है। एक चीज और, लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में ही किताबें हैं, दूसरी भारतीय भाषाओं में है ही नहीं है, तो ये बात भी यहाँ पर इसका भी हल निकालने का प्रयत्न किया गया है। अनुवाद के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की बात की गई है, जिसमें ट्रांसलेशन वैदिक ग्रंथों का भी किया जाता है, क्योंकि जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं वैदिक ग्रंथों में, क्योंकि फिर नहीं समझ में आता, बहुत क्लिष्टता है। तो अब तो वैसे भी सहजता सरलता के साथ मिल रही हैं किताबें, लेकिन अभी भी बहुत आवश्यकता है कि हमारे जो पुराने वैदिक ग्रंथ हैं उनको गंभीरता के साथ सामान्य भाषा में उनका ट्रांसलेशन, दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेशन, जिससे ज्यादातर लोगों तक वो पहुंचे। पाली, फारसी और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। एक और महत्वपूर्ण कदम है NETF, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, जिसमें नेशनल एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फोरम। इसमें इन्होंने प्रौद्योगिकी का किस प्रकार शिक्षा में, टेक्नोलॉजी का किस प्रकार उपयोग करें, इसके लिए इन्होंने किया है। इसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना, कंटेंट को बढ़ावा देना, क्योंकि अब कंटेंट में UGC ने भी कहा है 25% ऑफ द सिलेबस पढ़ाना है उसमें, तो अच्छा है, लेकिन वही नहीं होना चाहिए। अगर क्लासरूम आपको मिल रहा है तो इस व्यवस्था की तरफ कम जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के विकास का युग है ये, और इस युग में NETF जो है वो बहुत मदद करेगा उभरती हुई प्रौद्योगिकों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करने में, उनका विश्लेषण करने के लिए। और NRF जो है उन नई वैश्विक परिवर्तनों के साथ स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु संकट, इस तरह की चीजें अभी आप देख रहे हैं, कोरोना से, कोविड से सभी परेशान हैं। ऐसे वैश्विक संकटों के सामना करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जितने शोध हो सके, अंतर्राष्ट्रीय शोधों का प्रयास करना, आरंभ करना है, ये भी इस शिक्षा नीति में सोचा गया है। इसमें अत्याधुनिक क्षेत्रों में ऑनलाइन सामग्रियों का भी निर्माण करना। मैं यहाँ एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि इतने परिवर्तन हो रहे हैं तो रोजगार के क्षेत्र कुछ जो है वो एकदम खत्म हो जाएंगे और वहाँ रोजगार की संभावना खत्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकसित हो जाने से, और कुछ नए ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ रोजगार की संभावनाएं उभरने लगेंगी, आने लगेंगी सामने। तो यहाँ पर एक बहुत ही सटीक, इन डेप्थ
विजिलेंस की आवश्यकता है, इन डेप्थ विजन की आवश्यकता है कि आप किस तरफ से देख रहे हैं, कहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है, और वहां पर आप अपने शिक्षण संस्थाओं, करिकुलम आदि को उस दिशा में ले जाएं, ताकि उससे जो ट्रेंड व्यक्ति है वो समाज की सेवा कर सके, राष्ट्र की सेवा कर सके और राष्ट्र की उन्नति में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर सके। इसके लिए ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा को न्याय सम्मत प्रौद्योगिकी में, इसमें न्याय सम्मत प्रौद्योगिकी का उपयोग ऑनलाइन एजुकेशन के लिए NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IIT, NIT ऐसी संस्थाओं का उपयोग किया जाएगा, ऐसा शिक्षा नीति कहती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ावा देना है। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सब हो जाएगा, इसमें कुछ भी हो जाएगा। अभी हमारी संरचना नहीं है, इतनी हमें सुविधा नहीं है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ऐसी नहीं है कि सुदूर गांवों में भी ये सब पहुंच जाए। इसका लाभ अभी भी कुछ ही लोग लेंगे, ऐसा लगता है हमें। लेकिन कुछ लोगों से फिल्टर करके नीचे आए। एक बार अंग्रेजों ने फिल्ट्रेशन की नीति बनाई हमें समाप्त करने की, तो क्या हम फिल्ट्रेशन की नीति एक बार उत्थान के लिए भी नहीं बना सकते? हम सीख रहे हैं, सीखने के बाद वो फिल्टर करके हम मेंटरिंग करें और नीचे तक से अंतिम शिक्षण संस्थान तक उस ज्ञान को पहुंचा दें। ये तो हम कर ही सकते हैं। जब एक बार उनकी बात मान के 100 साल जिए, तो अभी आगे भी जी लें, आगे अच्छी तरह से जी लें, पॉजिटिवली जी लें। ये भी बात सोचना पड़ेगा हमको। आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भारत के परिप्रेक्ष्य में करीब 200 विश्वविद्यालयों की बात की गई है, जो NIRF बना है, और उसमें देखा गया है कौन से अच्छे हैं, उनको रिसर्च की सुविधाएं देने की बात भी की गई है। शिक्षकों के लिए अनवरत प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की बात है। 50 आवर्स का इन्होंने हर साल उनको कहा है कि आप फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए, फैकल्टी इंप्रूवमेंट के लिए आप कर सकते हैं। तो उनको टीचर्स को कहा गया है कि आप अपने को मांझते रहिए। और मैं टीचर्स से फिर कहती हूँ कि यदि आप नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। कितनी भी शिक्षा नीति आ जाए, पैर के बल चलें, सिर के बल चलें, हाथ के बल चलें, कोई फायदा नहीं होगा यदि अध्यापक जो है वो अपने अंदर इस तरह से अनुरूप, और इसलिए नहीं कि अध्यापक को दोषी माना जा रहा है, दोषी नहीं मान रही हूँ। ये अध्यापक व्यवसाय, ये जो अध्यापन है, ये बहुत परम पुनीत कार्य है और किसी अनपैरेलल है। आप किसी दूसरे से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इसमें घुस गए हैं, इस व्यवसाय में आ गए हैं, तो अपनी प्रायोरिटीज को भी इसी व्यवसाय के अनुरूप बदलना भी आपको पड़ेगा। और वो बदलेंगे तभी आप राष्ट्र के हित में, इतना अच्छा मौका राष्ट्र के निर्माण का हमें मिला है, हमें इस मौके को एकदम नहीं गंवाना चाहिए। बड़े भाग्य से कहा जाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। उस मानुष तन में बड़े भाग्य से शिक्षक बने हैं और उसको शिक्षकत्व, उसके दायित्व को पूरा निभाना आवश्यक है। इसके साथ साथ जो है विश्व स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कंटेंट, सामग्री और क्षमता के निर्माण के लिए भी कोई ऐसी समर्पित इकाई के गठन की बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, मैं उसकी बात आपसे कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है क्रियान्वयन। अभी तक जितनी भी शिक्षा नीति और जितने भी शिक्षा आयोग बने थे, क्रियान्वयन की बात सबने की थी, पर समयबद्ध और चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वयन की बात नहीं हुई है। अभी तक इस पर उतना बल नहीं था, फॉलोअप पर उतना बल नहीं था जितना प्रस्तुत करने पर, सुझावों पर था। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो और चरणबद्ध ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर बहुत विचार विमर्श नहीं किया गया था, जो अब किया गया है। और ये इस शिक्षा नीति का प्राण है। अगर ये ठीक ढंग से कार्य कर ले तब ये शिक्षा नीति सफल हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कमियां हर जगह होती हैं, फुल प्रूफ कुछ नहीं होता। आप कमियां, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कमियां बहुत सी उजागर होंगी आगे, लेकिन क्या कमियां होंगी इस डर से आगे ना बढ़े? आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम भारतीय तो हो, ये शिक्षा नीति भारतीय तो बनाएगी आपको, और वही सबसे अधिक आवश्यक है। शिक्षा पर जो 6% GDP खर्च होना चाहिए, वो आज तक खर्च नहीं हुआ है। इसके लिए गंभीरता से विचार करने की बात शिक्षा नीति में कही गई है, और उसके लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, एडवाइस बनाने की बात की गई है, CAB की बात की गई है। अभी जो शिक्षा पर खर्च होता है वो 4.43% के आसपास है। सरकारी व्यय का केवल 10% शिक्षा पर खर्च होता है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसको शिक्षा नीति भी कहती है कि इसमें अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए, और इसके लिए क्रियान्वयन के लिए उसने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत दिए हैं, और वो सिद्धांत बहुत जरूरी है। अब देखिए, पहला इन्होंने कहा है नीति की भावना
और प्रयोजन। जो शिक्षा नीति की भावना है, जो विजन मैंने पढ़ा था आपसे और जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए प्राणपण से लग जाना है, उसके क्रियान्वयन पर सबसे अधिक बल देना है। क्रियान्वयन के लिए वो मार्गदर्शन का कार्य करे, ये सोचना है। नीतिगत पहलों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना। 2030 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा, उसके बाद समीक्षा होगी, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक कार्य पहले किए जाएं ताकि नींव मजबूत हो। 5+3+3+4, जो उसमें जो 5+3 है, जो आंगनबाड़ी और नीचे आ जाइए 5 जो है, इस पर सबसे अधिक विचार किया जाना, शुरुआत इससे की जानी चाहिए। यही गलती पहले हुई, जो उसका भी तर्क है, वो गलती नहीं है या क्या है, या दृष्टि नहीं होगी, उसका भी तर्क है कि पहले हमको ट्रेंड लोग चाहिए थे, इसलिए हमने राधाकृष्णन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन हम ले आए, उसके बाद धीरे धीरे नीचे उतरे। वो भी तर्क देते हैं लोग, ठीक है, चलिए, हो सकता है उसमें वही ठीक रहा हो, लेकिन अभी जो ठीक है वो ये है कि नींव मजबूत होना चाहिए, समग्र दृष्टिकोण रखते हुए क्रियान्वयन, इंक्लूसिव होना चाहिए, इंक्लूसिवनेस, इंटीग्रेशन को ध्यान में रख के, किसी को नहीं छोड़ना है। जो संविधान कहता है उस संविधान में इक्विटी, इक्वालिटी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर कार्य करना है। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य और केंद्र इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा आप आगे चलें, थोड़ा हम आगे चलें और हाथ पकड़ लें एक दूसरे का और राष्ट्र निर्माण में लग जाएं, इस तरह की भावना के साथ चलना पड़ेगा। और राजनीति तो बिना किए नहीं रहा जा सकता, जो है उस वहां पर तो राजनीति करें, लेकिन राजनीति देश के कॉस्ट पर ना करें। क्रियान्वयन के लिए किए जाने वाले विविध उपायों के बीच परस्पर जुड़ाव का सावधानी पूर्वक विश्लेषण और समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कुछ पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। 2030 और 40 के दशक तक संपूर्ण नीति क्रियान्वयन का लक्ष्य, उसके बाद इसका व्यापक विश्लेषण, समीक्षा और आवश्यक परिशोधन होना चाहिए। अब संभावना की बात करते हैं। यह शिक्षा नीति क्यों विशिष्ट है? औपनिवेशिक काल में जो विजन था, क्या था कि ऐसे लोगों को बनाएंगे जो रंग रूप में भारतीय हों, लेकिन विचारधारा, सोच सब में दूसरा है। इसका ठीक विपरीत विजन है, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ भारतीय मनोभूमि के निर्माण की बात की गई है और शिक्षा नीति इसमें मील का पत्थर साबित होगी, यदि ये थोड़ी भी इम्प्लीमेंट हो जाए, पूरी न भी हो तो भी हो। विद्यालय शिक्षा, जो मैंने आपसे कहा कि विद्यालय शिक्षा के द्वारा हम नींव मजबूत करेंगे और उस नींव पर एक राष्ट्र भक्त नागरिक का निर्माण करने में हम समर्थ होंगे। राष्ट्रभक्त ज्ञान समाज के निर्माण में भी हम सार्थक होंगे। इसमें, इस शिक्षा नीति में बालक की जिज्ञासा, सृजनशीलता, सह अस्तित्व, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति, जॉयफुल लर्निंग के द्वारा अपनी संस्कृति, भाषा, साहित्य, ज्ञान बालक को प्रारंभ से ही बालक जान सकेगा। और ये एनसीईआरटी को ये काम दिया गया है। एनसीईआरटी से ये जरूर अपेक्षा है कि वो ऐसी सजगता के साथ इसे प्रस्तुत करे कि ऐसा इतिहास न पढ़ाया जाए जिस पर हमें शर्म आए, ऐसा इतिहास पढ़ाया जाए जिस पर हमें गर्व का अनुभव हो सके, जो वस्तुतः हमारा इतिहास है। फिर रोजगार परक शिक्षा के मुख्य धारा में इंटीग्रेशन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कृषि, लोक कलाओं का संपोषण, टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनलाइजेशन और बाहर के 100 विश्वविद्यालय का यहाँ आना, अपनी जो शोध है, अपने विश्व समुदाय के इंटरडिपेंडेंसी, इस समय जो बदलता परिवेश है, इसमें सब इंटरडिपेंडेंट हैं आपस में। कोविड ने बता दिया कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से खतरा भी है। तो राष्ट्र का भाव हो और तब उसके बाद जो है वो आगे परमेष्टि का भाव हो। राष्ट्र प्रबल है, और मैं एक लाइन यहाँ कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र प्रबल तब बनेगा जब हम क्षमाशीलता हमारे अंदर हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात बहुत अच्छी कही, और अपने वाजपेयी जी, माननीय अटल जी प्रातः स्मरणीय, वो भी ये बात कहते थे कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो। इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल हो सके, और जो हम थे भारतीय और क्षमाशील भी थे। तो इसलिए जब हम पावरफुल होंगे तब हम क्षमाशील होंगे तो शोभा देगा।
और हम डरते जाए कि अभी चलो अच्छा अभी आगे बढ़ गया, अब आगे बढ़ोगे देखेंगे अब घास का तिनका भी नहीं उगता, ये सब बात अगर हम करेंगे तो हम अपने देश के लिए कभी भी राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हो सकते हैं, जो होना चाहिए। इसी के साथ एनआरएफ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जो कि मैंने आपसे कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ये बहुत हेल्प करेगा। और टीचर एजुकेशन में जो चेंजेस की बात की गई है, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन और होना चाहिए था, एमएड को इंक्लूड किया जाना चाहिए था। यदि ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छा है। और जो रिसर्च की नई विधाएं हैं, प्रायोरिटी एरियाज भी रिसर्च में दी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन और स्पष्टता से अगर दी जाए, एनआरएफ उसको दे और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को भेजे कि आप इस पर करें। बाध्य तो नहीं कर सकता है, ऑटोनॉमी की बात है, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा जो दूसरी और संस्थाएं बनी हैं उनके द्वारा उनको कन्विंस करे कि ये रिसर्चेस अगर की जाएंगी तो वो राष्ट्र हित में, समाज में हित में, व्यक्ति के हित में, उसकी उत्कृष्टता के को बढ़ाने के लिए, जो कि उत्कृष्टता एक हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, तो उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो ये जो है ये बहुत अच्छी है। और अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने सुना है, जो महापुरुषों को, विदुषियों को सुनती हूँ, उसके आधार पे मैंने एक मन में विचार हुआ कि उस तरह से होना चाहिए, सोचा जाना चाहिए। जो भारत विश्वगुरु इसलिए बना क्योंकि उसने त्रिनवंतो विश्वमार्यम के उद्घोष विश्व को आर्य बनाने के लिए किया, और उसके लिए वो प्रसिद्ध हुआ। मैं फिर आपसे कहती हूँ कि हर राष्ट्र का अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है। राष्ट्र भौगोलिक सीमा नहीं, राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक संचेतना है, राष्ट्र सांस्कृतिक बात है, और उसमें वो भारत चिरंजीवी है। भारत को कोई मार नहीं सका, बहुत सी संस्कृतियां मर गई, लेकिन भारत जो है वो चिरंजीवी है। हमेशा से जो भगवान ने भारत को दायित्व दिया है, ज्ञान, संस्कारों, मूल्यों के माध्यम से विश्व को अपने जैसा ही श्रेष्ठ बनाने का, यह दायित्व भारत के जन्म से ही उसे प्रदत्त था। और यह दायित्व तब तक पूरा नहीं होगा जब तक विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत आर्य नहीं हो जाता है। यह शिक्षा नीति इस दायित्व को वहन करने में भारतीय नागरिकों को प्रत्येक दृष्टि से सक्षम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण योजना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और अपने समस्त भारतीय जनों से प्रार्थना करती हूँ कि पूरे प्रयत्न के साथ इसमें जो सुधार अपेक्षित हो, सुधार भी है, लेकिन प्राणपण से लग जाए कि यह शिक्षा नीति जो भारतीय शिक्षा है और जो शिक्षा का पुनर्भारतीयकरण के लिए आपके सामने प्रस्तुत की गई है, इसको सफल बनाने में हम सब कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान अवश्य दें। आपने मुझे बताया, आपसे बात करने का अवसर दिया। ये जो वाइस चांसलर की पोस्ट होती है, इसमें एकेडमिक काम करने की कम संभावना होती है। हमेशा इनको ठीक करो, उनको ठीक करो, ये रास्ता चलाओ, वो रास्ता। तो जब ऐसी बात करने का भी मौका मिलता है तो लगता है कि जैसे बहुत कड़ी धूप में दौड़ते दौड़ते एक बड़ी शीतल छाया मिल गई है। तो ये शीतल छाया प्रदान करने के लिए उग्रसेन सिंह जी और भी जो लोग जिन्होंने मुझसे संपर्क किया था, मैं उन सबको हार्दिक साधुवाद करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का, अपने विचारों को प्रकट करने का मौका दिया। अध्यापक हूँ, कुछ ज्यादा बोल गई हूँ, समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने शिक्षा के उद्देश्य, उसके विविध आयामों को व्याख्यायित करते हुए नई शिक्षा नीति से उसको जोड़ने का काम किया, उसको रिलेट करने का काम किया। अद्भुत व्याख्यान, सारगर्भित व्याख्यान के लिए महाविद्यालय परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कुछ जिज्ञासु हैं जिनका कुछ विचार है, तो अगर आपका अनुमत हो तो एक आध क्वेश्चन, एक आध प्रश्न मैंने आपके पास समय हो मैडम, तो फिर एक आध क्वेश्चन जो एक आध प्रश्न फिर अनिल सिंह जी निवेदन है कि मैडम से जो है। जी सर, प्रश्न है मैडम जी। शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज 2 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में माननीय आदरणीय कुलपति JNCU बलिया को सादर प्रणाम। एवं
इस ऑनलाइन राष्ट्रीय सेमिनार में सभी प्रतिभागी विद्वत जन का सादर प्रणाम। आदरणीय माननीय तिरुपति JNCU बलिया से आग्रह है कि पहला जिज्ञासा जो आया है, आवाज हमारी जा रही है मैडम? जी जी, पहली जो जिज्ञासा है कि डॉक्टर PB तिवारी जी का है, विश्व पटल पर मिलने वाली चुनौतियों को कितना और किस रूप में स्वीकार करेगी ये नीति? देखिए, इस शिक्षा नीति में यही एक खासियत है कि इसने जिस तरह से जमीन को पकड़ा है, भारतीय शिक्षा को जिस तरह से भारतीयता को पकड़ा है, उतना ही इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में भी किया है। और NRF एक बहुत बड़ा भाग है इसका। NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये आपने अगर मेरा व्याख्यान ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने कहा है 100 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो बाहर के हैं, उनको यहाँ पर उसका केंद्र खोलने की व्यवस्था करने की भी बात की गई है। तो आदान प्रदान का एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है शिक्षा नीति ने। और विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या वर्चुअल जो लर्निंग है उस पर संदर्भ में, या जो और रिसर्चेज हो रही हैं उसमें वो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रयत्नशील है ये शिक्षा नीति। और उसके लिए फंडिंग की भी व्यवस्था है और हर प्रकार की व्यवस्था है। साथ में जो प्रदान की बात है, प्रदान की बात भी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रहा है उसको भी स्वीकार करना है, और हमारे पास जो था उसको भी नए ढंग से अभी अगर पूरे विश्व में प्रस्तुत करने की बात भी इस शिक्षा नीति में बहुत अच्छी तरह से कही गई है। और इसमें उन्होंने पूरा उसका एक रास्ता बताया है कि इस तरह से हम चाहें तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में जो अपनी शिक्षा नीति, अपनी उत्कृष्टता को हम इतना बढ़ाएंगे कि हम इंटरनेशनल लेवल तक भी अपने को सिद्ध करने में समर्थ हो सकेंगे। उसके लिए पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तन की बात की गई है, शिक्षण विधियों में भी बात की, स्किल की भी बात की गई है। एकदम कहा जाए कि उस तैयारी से हम तैयार हैं एकदम इंटरनेशनल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर ये शिक्षा नीति ठीक से लागू होती है तो हम इंटरनेशनल चैलेंजेस के लिए भी को एक्सेप्ट तैयार हैं। और हम अभी भी तैयार हैं। हमारे यहाँ आप जाके देखिए, बाहर जो भारतीय गए हैं विदेशों में, वो किस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। हर क्षेत्र में वो बहुत अच्छे हैं। और लोग घबराते हैं कि वो जहां पर जिस फैक्ट्री में है या जिस कंपनी में है वो ना लौट के आ जाए। मेडिकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत काम किया है और यहाँ की प्रतिभाओं को वहां बुलाया जाता है बड़े बड़े ऑपरेशंस में या बड़े बड़े कार्यों में। तो ऐसा नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कम है किसी से। हम केवल इस बात पे कम है कि हमारे अंदर वो जो इच्छा शक्ति आनी चाहिए, जो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आना चाहिए, वो आत्मविश्वास हमारे अंदर उतना नहीं है। क्या स्पेस के क्षेत्र में हम कम है किसी से? लेकिन हम बार बार अपने को बेचारा कहने में ही खुशी का अनुभव करते हैं। वो बेचारगी अपने अंदर से समाप्त की जाए तो हम इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी जो बौद्धिकता है, हमारा जो ज्ञान समाज है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए एकदम तैयार है। दूसरा प्रश्न डॉक्टर बबीता सिंह जी का है। नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी, किंतु इसको देश के निचले समुदाय तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसका कोई उल्लेख है तो बताने का समाधान करने का। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आवाज कट रही है, फिर से बोलें प्लीज। नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। डॉक्टर बबीता सिंह जी का एक सवाल है कि नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, किंतु इसको देश के निचले समुदाय तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? अनिल जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, इसलिए आपकी आवाज कट के आ रही है। प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, आवाज कट रही है अनिल जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। जी नेटवर्क में जा रहा हूं। सर माइक थोड़ा मुख के पास कर लीजिए। सवाल यह है कि डॉक्टर बबीता सिंह जी का नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, किंतु इसको देश के निचले समुदाय तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये सवाल डॉक्टर बबीता सिंह जी ने किया है। ये सवाल जब मैं अपना उद्बोधन कर रही थी उस समय भी ये सवाल आया था स्क्रीन पर कि निचली जगह कहाँ तक पहुंचाइए। निचला और उचला तो वही नहीं है। वो तो कहती है समय की इंटीग्रेटेड है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। अब इस प्रकार के जो वर्ग विभेद है वो नहीं होने हैं, सबके लिए शिक्षा है और निचले वर्ग तक पहुंचेगी। जब आप 5+3+3+4 करेंगे तो वो 5 क्या उच्च वर्ग से छांट के आएगा, निचले वर्ग में भी जाएगी ना। तो ये निचला वर्ग उचला वर्ग तो हमने बनाया है, या हमको औपनिवेशिक काल की उपलब्धि है ये निचला वर्ग और ऊंचा वर्ग और ये रिजर्वेशन और ये सब जितना है, ये सब चीजें नहीं है। अब इस तरह की बातें नहीं है।
अब ये बात है कि जो कमजोर वर्ग है उसको भी वित्तीय सहायता, वित्तीय संपोषण, हम तो कहते हैं रिजर्वेशन शब्द की जगह ये कहें कि हम उन्हें ऊपर उठाने के लिए जितनी सहायता कर सकते हैं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे, वो हमारे हैं, अपने हैं। और जब हम बात ये करते हैं समस्त भारतीयों की, तो उनकी भी बात करते हैं, वो भारत से बाहर नहीं है। और शिक्षा नीति उनके लिए भी बात करती है, समग्रता की बात करती है, इंटीग्रेशन की बात करती है। वो कहीं नहीं कहती है कि यहाँ बांट दो, उनको बांट दो, टुकड़ों में विभक्त कर दो। ये मैंने अपने उद्बोधन में भी आपका प्रश्न स्क्रीन पर पढ़ के इसका जवाब उसी समय दे दिया था कि ये ऐसी बातें नहीं है कहीं पर भी कि निचले वर्ग तक नहीं जाएगी। जरूर जाएगी, लेकिन समय लगेगा। आप ये जानते हैं, एक बार किसी बहुत बड़े क्या मैं बड़े हैं कि नहीं मालूम नहीं, पॉलिटिशियन ने कहा था कि 1 रुपया यहाँ से भेजो तो 15 पैसा पहुंचता है। तो अब वो 15 पैसा नहीं पहुंचेगा, ये 80 पैसा पहुंचेगा। 20 पैसा कैसे पहुंचे इसके बारे में हम दोनों को सोचना होगा, हम सबको नहीं। अब 80 पैसा पहुंचेगा, बदल गया सब कुछ। एक जिज्ञासा और है डॉक्टर दीपक प्रताप सिंह जी का, कम उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी दोनों तरह शिक्षा की बात कही गई है, ऐसे में उनके लिए समान शिक्षा कैसे संभव है? फिर से बोलिए प्लीज, फिर से बोलिए। कम उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी दोनों तरह की शिक्षा की व्यवस्था कही गई है, ऐसे में उनके लिए समान शिक्षा कैसे संभव है? अब आप वो जो 5 आप बात कर रहे हैं 8 की, 8 इयर्स तक, ये 5 की बात कर रहे हैं आप। पहला 5 + 3 + 3 + 4 में 5 की बात कर रहे हैं। और उसके लिए ECCE की बात हमने की, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई। और NCERT को दिया गया कि आप जो बनाएं आप, और उसमें सिलेबस एक होगा। आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी ये अलग अलग कुछ नहीं है, सिलेबस NCERT बनाएगी उसका। और NCERT उस सिलेबस बना को देगी और हर साल विवेचन करेगी कि वो सिलेबस फिट इन हो रहा है कि नहीं। वहां पर शिक्षा में कोई भेद नहीं, एक ही सिलेबस होगा। और वो सिलेबस क्या मतलब, प्ले वे ऑफ एजुकेशन, जॉयफुल लर्निंग, नाटकों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, ये सीखने की बात है। वहां पे, वहां कहाँ कहा गया है कि ये अलग वर्ग रहेगा, दूसरा अलग। आंगनबाड़ी में भी उनका सिलेबस लगेगा जो प्री प्राइमरी के लिए लगे, जो शुरुआत में लगेगा। ECCE सबके लिए है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, या कोई अलग अलग विभेद नहीं है। और NCERT बना रही है, NCERT उसी लिए गठित ही हुई है, प्राइमरी एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए, रिसर्च को शोध करने के लिए बनी हुई है। तो करेगी, क्यों नहीं करेगी? विश्वास तो करना पड़ेगा ना हमें। इफ बट मान लीजिए आपने इम्प्लीमेंट किया, अभी हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है, और इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट में 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन में बड़ी विपत्तियां आने लगी, तो वो तो कह रहे हैं कि समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब आपको अगर याद होगा उनका उद्बोधन, तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए शिक्षा नीति में यदि आप कहेंगे तो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होगा। ये सबने, मुख्यमंत्री जी ने भी, सबने कहा कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है। शिक्षा नीति लग रही है, लागू हो रही है। हमने एक रास्ता चुना यहाँ से सड़क तक जाने का, और हमने सोचा कि बाइक से जाएंगे, और बाइक पे बैठ गए और बाइक रास्ते में खराब हो गई, तो हम कहेंगे कि अब ये बड़ा जीवन खत्म हो गया मेरा, हम पैदल चलने लगेंगे या थोड़ी देर बाद दूसरी कोई सवारी ले लेंगे। लेकिन हम यहाँ से चले ही ना कि बीच में बाइक खराब हो जाएगी, तब तो प्रगति कैसे होगी राष्ट्र की? राष्ट्र की प्रगति तो होना ही है, मूल तो राष्ट्र की प्रगति है, भारतीयकरण है मूल्य। शिक्षा का भारतीयकरण हर स्थिति में होना ही चाहिए। अगर हम उस प्रेत से बचना चाहते हैं तो हमें इस भारतीयकरण होना ही पड़ेगा, तभी आपको अपने पर गर्व अनुभव होगा। नहीं तो आप गलत अंग्रेजी बोलेंगे और उसी में आनंद का अनुभव करेंगे, और शुद्ध हिंदी बोलने पर हमेशा लज्जा से भरे रहेंगे कि अंग्रेजी नहीं बोले, हाय क्या करें, जीवन खत्म हो गया, अंग्रेजी नहीं बोल पाए। इस तरह की भाषा, मैं विदेशों में प्रवास किया है मैंने, और वहां पर कोई इस तरह से नहीं करता। मैं फ्रांस गई थी, फ्रांस में हमने एक इंटरव्यू लेना चाहा, हमने कहा इंग्लिश में लेंगे, उन्होंने कहा नहीं आप फ्रेंच में होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इतना अपनी भाषा के प्रति आग्रह, इतना, क्या वो आगे नहीं बढ़े हैं? या जो लोग अपनी भाषा पर बहुत अधिक, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं, मातृभाषा एक एक पढ़िए, आप समझ में नहीं आता, फिर भी हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि वो हृदय की भाषा है, अनुभूति की भाषा है। और भारत अनुभूतियों का देश है, हृदय प्रधान देश है। उसमें ये लॉजिक लगाने में भारत नहीं आगे बढ़ता। बहुत सिंपल सरल लोग, जितने लोग विदेशी आए, सब ने लिखा कि बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत सत्यवादी होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं। हम सरल ना होते और कुछ हमारे में कमियां ना होती तो क्या इतने लोग राज करते हैं हमारे पे?
हमारी सरलता हमारा आभूषण है और उस आभूषण को खत्म करने का प्रयास हुआ है और उस प्रयास को हम समाप्त करके तुरंत भारतीय चित्त के अनुरूप, भारतीय चित्त के अनुरूप भारतीय, राष्ट्रीय चित्त के रूप में भारतीय जैसे जो हमारी पहचान है, दूर से दिखाई पड़ता है अरे ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये है, ये है, और हमको अगर कोई हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी तब तो हम खत्म हो जाएंगे। और शिक्षा इसीलिए होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पहचान दे, आइडेंटिटी दे, और इसलिए शिक्षा नीति आइडेंटिटी देने का काम करे, तो लग रहा है कि करेगी, तो हम इसका स्वागत करें। यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो चेंज होगा, उसमें कौन सी बात है, कहाँ अंत थोड़ी न है ये, तो समीक्षा होनी है हमेशा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, चरणबद्ध ढंग से समीक्षा होगी, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं शुभाशंसा देती हूँ सबको, जो जहाँ हो वही लग जाए काम करने। एक अंतिम जिज्ञासा है हाँ। जी का है। 10वीं बोर्ड परीक्षा समाप्ति कर दी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक असर क्या पड़ेंगे? क्या चीज किसमें? फिर ये 10वीं बोर्ड, 10वीं की जो कक्षा है वो बोर्ड समाप्त कर दी गई है, जिससे सकारात्मक और नकारात्मक असर क्या पड़ेंगे? कौन सी बोर्ड की परीक्षा? 10वीं बोर्ड, 10वीं कक्षा। कौन है? नहीं, आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, बहुत क्लियर नहीं है प्रश्न आपको। अनिल जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ, आवाज क्लियर नहीं होने से दिक्कत है। तो आप ही बता दें तो। जी मैम, बहुत बहुत आभार। ठीक, थैंक यू सो मच। आपका व्याख्यान सुनने के पश्चात ये लगा कि ये संगोष्ठी अपनी पूर्णता की ओर अब अग्रसर होगी, क्योंकि महाविद्यालय परिवार जिस उद्देश्य से इसको शुरू किया था, और निश्चित रूप से आपका व्याख्यान सुनने के बाद ये लग रहा कि वो पूर्णता की तरफ अपने जो है बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जननायक विश्वविद्यालय बलिया के सम्मानित श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर कल्पप्रताप पांडे जी ने शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज परिवार के सादर आग्रह पर आज के इस सत्र में अपना प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रस्तुत किया। आपके इस शोधपूर्ण व्याख्यान से शिक्षा जगत अभिसिंचित हुआ है, ऐसा हमको विश्वास है। आपने अपनी अत्यंत व्यस्तम दिनचर्या में से महाविद्यालय के आग्रह पर अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया है। बोधगम्य उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन किया है। इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपके प्रति हृदय से सादर आभार ज्ञापित कर रहा है। हमें यह विश्वास है कि भविष्य में जब भी हम आपके मार्गदर्शन हेतु आग्रह करेंगे, आपका बहुमूल्य समय हमको प्राप्त होता रहेगा। पुनः एक बार आपका आभार ज्ञापित करते हुए मैं इस अवसर पर समस्त प्रतिभागीगण के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, नमस्कार।